बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय डियर लर्नर्स। आप लोग खैरियत से हैं सब? जी, थैंक यू वेरी मच। So, gentlemen, after 2 days break, we are going to continue our lessons, which we started in internal auditing for ISO management standards. इससे पहले हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना सीखा, और उसके बाद फिर हमने इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज था उसको गेन किया। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करके हम एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस चीज़ को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब जो हमारा मेजर इशू है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब देखें ना कि जैसे मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर की बात बताई थी कि जैसे ही हम ऑपरेशनल पार्ट्स स्टार्ट लेते हैं क्लॉज 4 से, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो दैट इज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइड कि विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम यू नीड या आर योर ऑर्गेनाइजेशन नीड। ठीक है। जब आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी एक इशू की वजह से है या मल्टीपल इश्यूज की वजह से है। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस्ड है, सब स्टैंडर्ड है, तो ये एक इशू आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं तो दूसरा इशू आपने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ योर analysis and the identification of the stakeholders and interested parties, जो कि क्लास 4 के अंदर हमने सारी एक्सरसाइज की। ठीक है। इवन के जब आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड भी मतलब इश्यूज नज़र आए तो फिर आपने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज़ एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स, जिसमें फिजिकल और हेल्थ की इंजरीज या इल हेल्थ जो है वो हो रही हैं। हमें जो आगे का मैनेजमेंट, सीट ला ये काइंडली माइक ऑफ कर लीजिएगा। चलिए ठीक। तो आप फिर देन यू डिसाइड कि विच इज योर मेन रिक्वायरमेंट। अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया क्वालिटी को भी, इन्वायरमेंट को भी, हेल्थ एंड सेफ्टी को भी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और आईएसओ का जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, इसका जो फैमिली कोड है, जैसे हमने बाकी जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके कोड्स की भी मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी कि हर जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है वो अपने यूनिक फैमिली कोड की वजह से प्रोमिनेंट होता है। जो हमारा फूड सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड है दैट इज 22,000, इसका जो फैमिली कोड है। ठीक है। तो ये भी वो स्टैंडर्ड है जो हमें वो रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इफेक्टिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उस अपनी फूड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है ना कि फूड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद योर हेल्थ। ठीक है। अब फूड मतलब एवरी वन कंज्यूम्स फूड, चाहे आप किसी को भी ले लें। इवन के जो एनिमल्स हैं वो भी फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है, एजेंडा पॉइंट्स, एज यूजुअल हम 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे इस मैनेजमेंट सिस्टम को। सबसे पहले तो आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डिस्क्राइब हुआ है इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर। इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके हमने जो मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना है उसकी नो हाउ आई विल गिव इट टू यू। देन we will discuss the key points of this management standard.
जिनको यूज़ करके आप इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑब्वियसली जो थर्ड पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से ब्रीफिंग दूंगा कि ऑन ग्राउंड जब आप इन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किस तरह वो मतलब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है जी, तो लेट्स मूव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। अच्छा जी, मुझे आप में से कोई दोस्त बताएगा कि फूड जो है वो क्यों ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए, एक किसी भी ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ह्यूमन को छोड़ें आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन है, फूड जो है वो बेसिकली हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है और फूड क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। एनीवन आउट ऑफ यू, आप में से कोई शेयर करना सर चाहेगा? इट्स एसेंशियल टू लिव। इसके बगैर जिंदगी नहीं है। यस, गुड। एनीवन एल्स, कोई और अपना कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा पॉइंट इसमें? सो जेंटलमैन, बेसिकली जो फूड है ना ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह आपने बताया ना कि टू लिव, लिव व्हेन वी से दैट वी हैव टू लिव, वी नीड एनर्जी, एंड एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय फूड। ठीक है, अब वो फूड जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ना सिर्फ आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, बल्कि आपकी जो मतलब बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस काम कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएटली तमाम ऑर्गन जो हैं वो काम करते रहते हैं। अगर आप उनको फूड प्रोवाइड न करें, मतलब इन शेप ऑफ एनर्जी आप उनको न दें, तो वो ऑर्गन्स आपके काम करना छोड़ देंगे और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, सो दिस इज द रीज़न कि फूड हमारी लाइफ के लिए पार्ट एंड पार्सल है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जी फूड सेफ्टी की जो मैनेजमेंट है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये मैनेजमेंट सिस्टम जो इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो आईएसओ का स्टैंडर्ड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश करना क्यों ज़रूरी है। सो बेसिकली फूड सेफ्टी इज ए क्रिटिकल कंसर्न फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन द फूड चेन। ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो जिनका स्पेशली कनेक्शन है फूड मैन्युफैक्चरिंग से, फूड प्रोडक्शन से, फूड हैंडलिंग से, रेस्टोरेंट्स हैं आपके, फूड मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, होटल्स हैं, मतलब जहाँ पे भी ये फूड की सर्विंग हो रही है, दैट कम्स इनटू द फूड सेफ्टी। ठीक है ना, तो वहाँ पे कंसर्न्स होते हैं, फूड हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो फूड हैजर्ड्स होते हैं अगर उनको आप कंट्रोल न करें वो रिस्क बन जाते हैं और वो डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, the ISO 22000-2018 standard provides a comprehensive framework for establishing, implementing, maintaining, and continually improving a food safety management system. So, thanks to this standard, thanks to ISO, कि उन्होंने हमें एक ग्लोबल फ्रेमवर्क दिया, एक मतलब एक ऐसा रिसर्च बेस्ड टूल प्रोवाइड किया इन शेप ऑफ दिस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, जिसके ज़रिए हम अपनी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो फूड से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, रिस्क हैं, हैजर्ड्स हैं, उनसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस स्टैंडर्ड इज डिजाइन टू इंश्योर दैट फूड प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर कंजम्पशन एंड मीट एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब देखिए इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हैं उनमें कितनी मतलब हर एंगल जो है ना वो कवर होता है। आपकी हैजर्ड असेसमेंट है वो आपने करनी है, अपने एनालिसिस है, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है वो आपने करना है, आपकी मैनेजमेंट है उसने अपना कंट्रीब्यूशन देना है, उन्होंने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, प्लानिंग आपने प्रॉपर करनी है। ठीक है, और आपने अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको भी एक कंट्रोल मैनर के अंदर चलाना है, जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा, अपनी जितनी भी प्लानिंग्स हैं उसको आपने रिव्यू भी करना है।
ठीक है, डिफरेंट मेथड से आपने रिव्यू करना है, मॉनिटरिंग एंड मेयरिंग को इंश्योर करना है, इंटरनल ऑडिट्स परफॉर्म करने हैं, मैनेजमेंट रिव्यूज करने हैं। और फिर जब आपको ये सारा फीडबैक आ जाता है, देन यू हैव टू मेक द करेक्टिव एक्शन एज वेल। ठीक है ना, मतलब ये आपको एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप शुरू से लेके एंड तक अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स को एज ए सीक्वेंस वाइज एज पर नीड फुलफिल करते जाए, तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे आप क्वालिटी की मैनेजमेंट कर रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की कर रहे हैं या फूड सेफ्टी की कर रहे हैं, दैट विल बी डेफिनेटली इम्प्रूव्ड। ठीक है जी। सो ISO 22000 adopts ए प्रोसेस अप्रोच, चाहे वो क्वालिटी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हो, इन सब की बेस में आपको वेरी स्टार्ट से बता चुका हूँ कि दे ऑल focus on the process approach integrating the principles of hazard analysis and critical control points system with risk based thinking। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की चीज़ है, ज़रूरत है कि प्रोसेस अप्रोच क्वालिटी में भी है, प्रोसेस अप्रोच जो है वो आपकी इन्वायरमेंट में भी है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी में भी है, और वो बेस करती है हमारे PDCA मॉडल के ऊपर, प्लान डू चेक एक्ट के ऊपर। ठीक है ना, अब प्लान डू चेक एक्ट जो 4 फाउंडेशन पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा वो मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर करता है, मतलब उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो हाई लेवल की क्लासेस हैं हमारी 10। तो उसमें मतलब हम देखें अगर क्वालिटी में, तो सबसे पहले हम जो प्लानिंग फेज करते हैं अपनी प्लान में, हम देखते हैं कि क्वालिटी से रिलेटेड जो हमारे बिजनेसेस के अंदर रिस्क हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, उसमें हम प्लानिंग में क्वालिटी रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, मतलब क्वालिटी में के जो रिस्क हैं या क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम करते हैं। इसी तरह अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर लें, तो इन्वायरमेंट की रिस्क असेसमेंट कैसे हम करते हैं कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से मेजर इश्यूज जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और फिर उन इम्पैक्ट्स को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको कैलकुलेट भी करते हैं कि इनका लेवल क्या है, मतलब ये हाई रिस्क है, मीडियम है, लो है। तो वो जो इन्वायरमेंट की रिस्क असेसमेंट जिसको मैंने कहा बताया था आपको, LCA लाइफ साइकिल रिस्क असेसमेंट, वो इन्वायरमेंट की रिस्क असेसमेंट होती है। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिस्क असेसमेंट होती है उसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट कहते हैं, जिसमें 5 स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जिसमें हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद आपकी रिस्क असेसमेंट आप देखते हैं कि मतलब हु विल बी हार्म्ड एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आप उस रिस्क को एनालाइज करते हैं, उनका आप देखते हैं कि किस लेवल का रिस्क है, देन यू रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स एंड फाइनली यू मेक द रिव्यू ऑफ दैट रिस्क असेसमेंट एज वेल। तो क्वालिटी की रिस्क असेसमेंट जनरल होती है, उसका कोई पैटर्न या फॉर्मेट नहीं होता। वो जब आप फीडबैक लेते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट को किस किस्म के रिस्क हैं, थ्रेट्स हैं, मतलब उसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, कोई फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन इन्वायरमेंटल जो रिस्क असेसमेंट होती है जिसमें इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक पैटर्न होता है जिसके मुताबिक हम वो उसकी इन्वायरमेंट की रिस्क असेसमेंट करते हैं। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्क असेसमेंट का एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है। इसी तरह ये जो फूड सेफ्टी की रिस्क असेसमेंट होती है, इसको कहते हैं हम HACCP, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है ना, अब देखिए चीज वही है, क्वालिटी की रिस्क असेसमेंट भी वही होती है, जो क्वालिटी के रिस्क होती है उनकी आइडेंटिफिकेशन, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट की रिस्क असेसमेंट जो हेल्थ इन्वायरमेंट को रिस्क होती है उनकी आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रिस्क होते हैं उनमें हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्क असेसमेंट। ये भी फूड सेफ्टी की रिस्क असेसमेंट है, HACCP। लेकिन थोड़ा बहुत इनका वेरिएशंस होती हैं कि रिस्क असेसमेंट का अपना पैटर्न है जो हेल्थ एंड सेफ्टी में हम करते हैं, ये जो HACCP है इसका अपना पैटर्न है। लेकिन इसका भी मकसद वही है, जो फूड से रिलेटेड हैजर्ड्स हैं, ठीक है ना, उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और उसके बाद उनको एनालाइज करना कि वो जो हैजर्ड है वो किस लेवल का रिस्क है, वो लो लेवल का है, मीडियम लेवल का है या हाई लेवल का है। तो जब हम ये असेस कर लेते हैं, देन वी डेवलप द कंट्रोल मेजर्स, तब हम इस काबिल होते हैं कि उनके कंट्रोल मेजर्स बना बना के उनको हम इम्प्लीमेंट करें।
एंड देन वी सी दैट के मतलब उसका रिजल्ट क्या है, कितनी हद तक हम उसको कंट्रोल करने के काबिल हो गए हैं. दिस अप्रोच enables organization to identify and manage food safety hazards effectively. जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है, ensuring that food safe food is consistently provided. ठीक है ना. अब ये फूड सेफ्टी की जो रिस्क असेसमेंट है, जिसको HACCP कहते हैं, यानी हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं ताकि आप इंश्योर कर सके कि कहीं पे भी कोई फूड से रिलेटेड आपके पूरे फूड साइकिल में जितना भी फूड चेन है आपकी, जहाँ पे फूड आपका यूज़ हो रहा है, चाहे वो स्टोर हो रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे वो उसकी हैंडलिंग हो रही है, वो मतलब हैजर्ड फ्री हो. दिस स्टैंडर्ड एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट. जैसे कि बाकी स्टैंडर्ड्स हैं, इसके भी वही स्ट्रक्चर है कि इसमें क्लास 5 जो है उसका रोल आ जाता है लीडरशिप का, उसकी कमिटमेंट का, जिसमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्होंने पॉलिसी देनी है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, the establishment of a clear food safety policy and the engagement of all employees in food safety practices. ये देखिए, ये जो फ्रेमवर्क है ये कॉमन है तमाम स्टैंडर्ड्स के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक उसमें चेंजेस आ जाती हैं. आगे अगर हम चलें मजीद, हम इसको देखें कि ये सिस्टम हमें किस तरह हेल्प करता है. सिस्टम की मेथोडोलॉजी को हमने समझ लिया, इसकी जो रिस्क असेसमेंट है वो क्या कहलाती है. द स्टैंडर्ड आउटलाइंस द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हमने लीडरशिप को अंडरस्टैंड किया कि जी इसमें लीडरशिप की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये एक इसमें जब हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड, तो हमारे पास एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिस्टम भी आ जाता है, रिसोर्स हमारी मैनेजमेंट हो जाती है, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट फूड सेफ्टी. ठीक है ना. अब ये प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स एक नई टर्म यहाँ पे यूज हुई है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा. ये प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स क्या होते हैं. ठीक है. एक होते हैं कंट्रोल, जो कि आप जो मतलब है कि कोई हैजर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद प्लेस करते हैं, या उसका जब रिस्क आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप उसके कंट्रोल मेजर्स. एक होते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स. ठीक है ना. ये कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स के ऊपर लगाए जाते हैं, जिनको प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स कहते हैं. कि मसलन आपने जहाँ पे भी फूड हैंडलिंग करनी है, वहाँ पे हाइजीन से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब लोगों को हैंड वॉश करने की फैसिलिटी हो, लोगों के ड्रेसेस साफ हों, ठीक है, नेल कटिंग हो उनकी, और प्रॉपर वो मतलब हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर अमल करते हो. ये होते हैं प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स. जब हम इसको आगे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे तो इसकी ज़्यादा आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग बनेगी. तो इसमें अभी तक दो नई टर्म्स आई हैं. नंबर एक HACCP, जो कि फूड सेफ्टी की रिस्क असेसमेंट है, और ये प्री रेक्विजिट प्रोग्राम PRP या OPRP होते हैं, एक ऑपरेशनल प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स. प्री रेक्विजिट प्रोग्राम जो होते हैं ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होती है उसके अंदर यूज़ होते हैं, और जो आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग होती है उसमें OPRP यूज़ होते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स. तो हम जब आगे आप चलेंगे तो आपको इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ये प्री रेक्विजिट और OPRP किस तरह हेल्प करते हैं हमें फूड सेफ्टी के जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने, और फिर उसके बाद उनको मतलब प्रिवेंट करने के, मतलब आपका प्रोसेस शुरू होने से पहले ये चीज़ें अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं तो कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. मसलन अगर आपके लड़के, आपके वर्कर्स, आपके लोग जो हाइजीन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं जो आपने एवेलुएट करके, एनालिसिस करके अपने फूड मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है आपका, होटल है, रेस्टोरेंट है, वट एवर जो भी मतलब फूड से रिलेटेड आपकी एंटिटी है, अब वहाँ पे अगर आपने ये चीज़ें अप्लाई की हुई हैं तो फिर आपका जो प्रोसेस है आगे जहाँ पे फूड तैयार होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सर्व हो रहा है, तो वहाँ पे मतलब आपको जो होता है ना हैजर्ड असेसमेंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, तो वहाँ पे आपके जो हैजर्ड्स हैं वो कम से कम हो जाएंगे, रिस्क कम से कम हो जाएंगे. ठीक है ना. तो ये बड़े इफेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड. It is also emphasizes the importance of monitoring, measuring, and verification activities to evaluate the performance of the food safety management system. यानी ये स्टैंडर्ड जो है ये ना सिर्फ हमें फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो
प्रोवाइड करता है, लीडरशिप, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन का सिस्टम, ये हमें बल्कि ये हमें जो है वो मतलब डिफरेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी उनकी मॉनिटरिंग मेयरिंग करने का भी एक प्रोग्राम देता है, जो कि पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास क्लास 9 के अंदर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक। ये बीच में जो डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, उसकी वजह से बड़ा काम खराब होता है। एनीवेज जी, तो मतलब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल प्लानिंग से रिलेटेड, जिसमें हमें ये जो स्टैंडर्ड है ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें कम्युनिकेशन का हम एक इफेक्टिव सिस्टम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, मॉनिटरिंग मेयरिंग का, वेरिफिकेशन का। और जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग ISO 2000, organization can enhance their food safety performance, demonstrate compliance with food safety regulation, and build trust with consumers and stakeholders throughout the food chain. अब देखें, मतलब है कि ये आपको स्टार्ट से, क्या इशू है यार, टुडे माय क्लास। जी नहीं बाबर, आपकी आज क्लास नहीं है। तनवीर बाबर, आपकी क्लास नहीं है। आज हम फूड सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। बहरहाल आपने करनी है तो कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आप आ गए हैं तो नो प्रॉब्लम। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आप क्लास से चले जाएं, अच्छा नहीं लगता। सो नो प्रॉब्लम जेंटलमैन, लर्निंग आप कहीं से भी सीखें, आप में अंदर पैशन होना चाहिए, आप लर्न करें चीज़ों को, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो जेंटलमैन, हमने देखा कि ये जो स्टैंडर्ड है, इसके थ्रू जब हम एक मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई करते हैं तो ये किस किस्म की फैसिलिटीज़ हमें देता है, क्या फ़वाइद देता है, और इसका जो प्रोसेस होता है कंप्लीट, उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। यानी पूरे इस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब अगर हम आगे चलें, तो आगे है हमारा, जब हम इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं एक मैनेजमेंट सिस्टम की शक्ल में, तो उसमें हमें कौन सा सीक्वेंस जो है वो मतलब है कि अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे ये इजीली इम्प्लीमेंट हो सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो इस मैनेजमेंट सिस्टम का, इस स्टैंडर्ड का सबसे पहले तो पर्पस और स्कोप क्या है। ये कहता है जी कि ये जो स्टैंडर्ड है आपको एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, और तमाम किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल है, रिगार्डलेस आर साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। छोटा सा इस स्टैंडर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि उसके बाद इसमें जो प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर, एक इफेक्टिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए चार मेन जो है ना इसमें प्रिंसिपल्स हैं। जिस तरह हमने क्वालिटी के 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, इसमें चार मेन है, और इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रिंसिपल्स भी हैं। फूड सेफ्टी इज रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ फूड सेफ्टी हैजर्ड्स एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन इनटेक बाय द कंज्यूमर, ठीक है जी। अब आप सबको पता है कि फूड सेफ्टी बेसिकली उस हैजर्ड से रिलेटेड है, जो कि कंज्यूमर जब भी कोई फूड यूज़ करता है, अगर वो खुदा नासा बीमार हो गया है, अगर कोई डिजीज़ हो गई है उसको, या उस फूड की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई है, दैट मीन्स के वो फूड जो हैजर्डियस था। और वो हैजर्ड जो है वो फूड के अंदर किसी न किसी स्टेज पे, जो पूरा आपका फूड साइकिल है ना, मतलब रॉ मटेरियल से लेके, रॉ मटेरियल आपके प्लांट तक आने, और उसके बाद उसके प्रोसेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी स्टोरेज, उसकी डिलीवरी, ये पूरा साइकिल होता है। इसके किसी न किसी जगह पे कोई हैजर्ड उसके अंदर ऐड हुआ है, ठीक है ना। और उसको चूंकि आपने कंट्रोल नहीं किया, आपके पास एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था उस हैजर्ड को, इसलिए वो फूड में शामिल हो गया। और वो जब फूड किसी कंज्यूमर ने, जिसके हाथ में वो फूड है, चाहे वो जिस किस्म का भी फूड है, उसने जब वो इनटेक किया, जब वो खाया पिया, जो भी मतलब लिक्विड भी तो फूड ही होता है, तो वो बीमार हो गया। दैट इज द
बेसिकली उस बीमारी से रोकने के लिए हम ये सारी एक्सरसाइज करते हैं कि फूड हैजर्ड जो है वो कंज्यूमर तक ना जाए, बल्कि वो जो फूड हैंडलिंग का जो साइकिल है उसके दौरान कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल मेजर्स जो हैं अप्लाई हुए हुए हों मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं वहाँ पे, और हम उस हैजर्ड को डिटेक्ट कर लें और उसको हम कंट्रोल कर लें, ताकि जो फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट हमारी जानी है और इसके पास एंड यूजर या कंज्यूमर या कस्टमर के पास, वो हैजर्डलेस हो, मतलब उसमें हैजर्ड ना हो, उसमें कोई रिस्क ना हो, ताकि वो बीमार ना हो। क्योंकि उससे फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपके फूड में कोई हैजर्डियस किस्म की एक्टिविटी आएगी और लोग बीमार होंगे, तो उससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी, बिजनेस आपका इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो देयर फॉर एडिकेट कंट्रोल मेजर्स थ्रू आउट द फूड चेन इज एसेंशियल। जैसे मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया कि वो जो हैजर्ड है उसको जब आप फूड चेन के अंदर मुख्तलिफ जो हम आगे पढ़ेंगे जो चीज़ें, मसलन कंट्रोल पॉइंट जिसको हम कहते हैं हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, और PRPs और ORPs जो हमें हेल्प करते हैं हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ पे मुख्तलिफ स्टेजेस पे हम उस हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको हम फिर कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है ना। तो फूड सेफ्टी इज इंश्योर्ड थ्रू आउट द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टीज इन फूड चेन। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि फूड सेफ्टी सिर्फ फूड जो लीडर्स होते हैं या फूड के इंस्पेक्टर्स होते हैं या फूड मैनेजर्स जो होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि नीचे जितने भी आपके वर्कर्स हैं, प्रोडक्शन में जो वर्कर्स हैं वो अब देखें ना, अगर आपने एक PRP जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसको प्री रेक्विजिट प्रोग्राम कहते हैं, यानी हाइजीन का वहाँ पे कोई प्रोग्राम आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कोई प्रोसेस प्रोसीजर आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो मतलब इंश्योर तो फूड मैनेजर ने करना है, लेकिन अमल तो वर्कर्स ने करना है ना। अगर वर्कर्स हाथ धो के प्रॉपर अपने ड्रेस चेंज करके प्रॉपर मतलब जो वहाँ पे SOPs हैं उसको फॉलो करके फूड मैन्युफैक्चरिंग वाले एरिया में दाखिल होंगे, तो इसका मतलब है कि वो जो आपका प्रोग्राम है वो इफेक्टिव है, मतलब उससे कोई हैजर्ड जो है आपकी फूड में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो उसको वायलेट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपका फूड जो है हैजर्डियस हो जाएगा। So this document specifies the requirements for a food safety management system that combines the following generally recognized key elements: interactive communication। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फूड सेफ्टी है ये किसी एक स्पेशल बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट होती है जिसमें आपके तमाम डिपार्टमेंट्स, चाहे वो स्टोर वाले हैं, चाहे वो HR वाले हैं, चाहे वो आपके प्रोडक्शन वाले हैं, मेंटेनेंस वाले हैं। अब देखें ना, अगर आपकी कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग की मशीन ख़राब हो गई है, ठीक है, अगर उसकी मेंटेनेंस जो है वहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जो भी SOPs हैं फॉलो नहीं की और आपकी मशीन को हैजर्डियस कर दिया है, और वो जब आपको दोबारा उन्होंने फिट इन की है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, उसके अंदर कोई हैजर्ड मौजूद है, तो आपकी जो जो फूड सेफ्टी की मैनेजमेंट है ये फेल हो जाएगी। ठीक है ना। वहाँ पे वो कंटेमिनेशन हो जाएगी आपके फूड के अंदर। तो ये जो है ये हर पूरे फूड साइकिल के अंदर आपने इनको आइडेंटिफाई करना होता है और उनको कंट्रोल करना होता है। इसीलिए इनमें इंटरेक्शन होते हैं आपके मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होते हैं आपके प्लांट के उनका आपस में इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें होता है, और ये लाजमी प्रिंसिपल है इसका। ठीक है। फिर सिस्टम मैनेजमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब काम कर रही होती हैं तो उनको एक ऑर्गेनाइज मैनर में कंट्रोल करने का नाम सिस्टम मैनेजमेंट होता है, जो कि इंश्योर करता है, ये भी प्रिंसिपल है इसका। प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स एक मेन प्रिंसिपल है कि आप फूड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले, जहाँ पे फूड आपकी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले इंश्योर करें कि कम से कम हैजर्ड जो है आपके फूड प्रोसेस के अंदर एंटर हो। प्रिवेंशन करें, मतलब PRPs वहाँ पे इंस्टॉल करें, वहाँ पे कोई हाइजीन प्रैक्टिसेस का कल्चर वहाँ पे डेवलप करें, उसको हम आगे डिटेल करें डिटेल से। फिर हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। अब हम आगे मैन्युफैक्चरिंग वाले एरिया में, मतलब इससे पहले हम थे प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से पहले अप्लाई होते हैं, और उसके बाद आपके जो जब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पे फिर आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई मतलब है कि
ऐसा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं जहाँ पे मतलब एक स्पेसिफिक आपने कंट्रोल प्लेस करना है। वो आगे मैं आपको इससे बताऊंगा कि ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं। इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझाना मकसूद है कि ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, सिस्टम मैनेजमेंट, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स और हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब कि आपकी फूड सेफ्टी की जो रिस्क असेसमेंट है, ये इसका मेन प्रिंसिपल है आपकी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एडिशनल इसके जो है वो प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, मतलब बयान हुए हैं, एक्सप्लेन हुए हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर, जिसमें कस्टमर फोकस है, लीडरशिप है, एंगेजमेंट ऑफ द पीपल है, प्रोसेस अप्रोच है, इंप्रूवमेंट है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। जैसे वो क्वालिटी के अंदर आपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, सेम यही यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, जो कि मतलब एडिशनल हैं। वो जो मेन चार प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं कि इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, पीआरपीज होने चाहिए, HACCP होना चाहिए, ठीक है ना, वो तो मेन प्रिंसिपल्स हैं ना। लेकिन एडिशनल ये भी इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर बयान हुए हैं। क्या आप जब एक मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने कस्टमर्स को फोकस करेंगे, तभी आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझ सकेंगे ना। मतलब अगर आप अपने कस्टमर का फीडबैक लेंगे, उनके इश्यूज को जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब आप अपने इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अब ये प्रिंसिपल देखें, ऐसी चीज़ है कि जो आपको करना पड़ेगा हर सूरत में। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे स्टैंडर्ड की, जिसकी वजह से आपका ऑडिट फेल हो सकता है, कहीं ना कहीं आप मिसिंग कर जाएंगे। अब जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो ये देखता है कि जहाँ पे आपने वायलेशन की है वो किस लेवल की वायलेशन है। अगर तो माइनर लेवल की है तो उसकी इंप्रूवमेंट उधर ही हो जाती है, अगर मेजर लेवल की है तो उसकी वजह से आपका ऑडिट, पूरा ऑडिट भी फेल हो सकता है। ठीक है ना। तो कस्टमर फोकस हमारा प्रिंसिपल है। लीडरशिप, जो कि हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में आपकी लीडरशिप को अगर प्रोवाइड नहीं करेगी, मतलब वो उनकी सोच नहीं होगी कि फूड सेफ्टी को हमने इम्प्रूव करना है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, उसको किसी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में लाना है, तो आपके फिर मतलब है कि कंट्रोल्स वीक होंगे, आपकी कंप्लेंट्स ज़्यादा होंगी, आपकी मतलब है कि मल्टीपल कंप्लेंट्स आ रही होगी आपको क्लाइंट्स की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से, कि जी आपका फूड सब स्टैंडर्ड है, आपके फूड में कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कोई चेकिंग का निज़ाम नहीं है, कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपके जो दूध के पैकेट हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है ना, आप उनको ट्रेस नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये सारे सिस्टम मौजूद हैं, ट्रेसिबिलिटी भी है इसमें, हैजर्ड एनालिसिस के 3 कंट्रोल पॉइंट्स भी हैं इसमें, मतलब है कम्युनिकेशन भी है। सो सारे ये प्रिंसिपल जो हैं ये अप्लाई होते हैं, तो तब एक इफेक्टिव जो फूड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्रोसेस अप्रोच, ऑलरेडी वही चीज़ जो पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ कि PDCA मॉडल और रिस्क बेस्ड थिंकिंग, ये 2 पॉइंट्स हैं प्रोसेस अप्रोच के अंदर, कि PDCA मॉडल को फॉलो करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाता है। उसको अब आगे हम एक डायग्राम से मज़ीद भी अंडरस्टैंड करेंगे कि पिछले जितने भी स्टैंडर्ड थे उसमें आपने पढ़ा था कि प्लान डू चेक एक्ट पूरे स्टैंडर्ड के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पे हम देखेंगे प्लान डू चेक एक्ट तमाम क्लॉजेस के ऊपर भी अप्लाई होता है यूनानिमसली, और मतलब है कि अलहदा से एक जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसके ऊपर भी, जिसको हम कहते हैं ना ऑपरेशनल प्लानिंग क्लास 8 जो आपकी है, उसके ऊपर भी पूरा जो PDCA मॉडल है अप्लाई होता है। वो कैसे होता है इंशाल्लाह आज की क्लास में हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट आपकी जो मैनेजमेंट है इसका आउटकम होना चाहिए। अगर ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जाहिर है जब आपके पास डेटा आता है तो जब आप डिसीजन लेते हैं मतलब चीज़ इंप्रूव करने के लिए, तो वो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, यानी कोई ना कोई डेटा होता है जिसकी वजह से आप डिसीजन लेते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आप अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनके साथ एक इंगेजमेंट का प्रोसेस जारी रखते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, चाहे ईमेल्स के थ्रू, चाहे वर्बल फ़ोन के थ्रू, चाहे मीटिंग्स करवा ली, चाहे आपने उनका फीडबैक ले लिया। आप देखें ना कंपनीज अक्सर आपके पास फॉर्म्स आते होंगे,
कि जी सर्वे फॉर्म फिल कर दें। वो क्या है, वो बेसिकली यही है कि इस मैनेजमेंट सिस्टम को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी एफर्ट्स करते हैं, और उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ये काम कर रहे होते हैं। ये मतलब सर्वे जनरेट्स कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को भेज रहे होते हैं, उससे वो फीडबैक लेते हैं, फिर उनको अंदाज़ा होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फूड सेफ्टी से रिलेटेड, वो किस लेवल पे है, कौन सी प्रोडक्ट हमारी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, जिसमें कोई किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। मसलन कोई कंप्लेंट्स आ रही होंगी जी, आप मिसाल के तौर पे आप अब बबल्स बनाते हैं, आप कोई मतलब है ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका, जो मुख्तलिफ बच्चों की टॉफ़ियाँ और इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। कोई एक प्रोडक्ट आपकी अच्छी भी रिपोर्ट हो रही होगी, कुछ किसी के बारे में लोगों को कोई ना कोई फीडबैक आ रहा होगा, आपके क्लाइंट कस्टमर कह रहे हो यार ये तो, जब बबल जो है वो बच्चे ही बताते हैं ना कि यहाँ जो खाते हैं कि जी जब जब मुंह में डालते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बड़ा अजीब सा होता है। दैट इज द पॉइंट कि जो आपने आइडेंटिफाई करना होता है थ्रू दी सर्वेज टू, और ये तब आप कर सकते हैं जब आप एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सिस्टम आप मेंटेन करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ। और ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, मतलब ये कोई टेक फॉर ग्रांटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर लें तो ठीक है, ना करें तो नहीं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका जब ऑडिट होगा तो उसमें ये वायलेशन कंसिडर होगी ये चीज़, ठीक है जी। कस्टमर फोकस, लीडरशिप, engagement of people, process approach, improvement, evidence based decision making, and relationship management. These are the additional principles which you will have to follow if you want to create, if you want to establish a successful food safety management system on the basis of ISO 22000 2018 मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है जी। सो जेंटलमैन, मेरा ख्याल है इसको हम यहाँ पे रखते हैं, अभी टाइम इज गोइंग अप। तो हम अभी 7 मिनट की ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम दोबारा अपने सेशन की तरफ आते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा इसी सेशन को आप ज्वाइन कीजिएगा, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।